रामपुर गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार रामपुर गांव में इस तरह से सूखा पड़ गया था कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए थे। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, सारी नदियां सूख गई थी। किसानों की फसलें पानी न मिलने की वजह से एकदम बर्बाद हो गई थी, मानो रामपुर गांव में किसी की नजर लग गई हो। वही गांव में गुड्डू नाम का एक किसान सेठ मदन सिंह से कुछ उधार पैसे लेकर अपने खेत में फसल को बोया था, लेकिन इस बार फसल अच्छी न होने की वजह से वह सेठ मदन सिंह का उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुका पाया था। उसको एक ही डर सताता रहता था, हे भगवान, मैंने इस बार सेठ मदन सिंह से पैसा भी उधार लिया था और तूने इस बार गांव में ऐसा सूखा ला दिया जिसकी वजह से मेरी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई। मैं इस बार एक भी मुनाफा नहीं कमा पाया। सेठ मदन सिंह एक बहुत निर्दय और क्रूर व्यक्ति है। वह पैसे न मिलने पर लोगों को मार भी डालता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे उसका उधार लिया हुआ पैसा और ब्याज की कीमत चुकाऊंगा। ऊपर वाले तू ही कोई सहारा दे मुझे। इतना कहकर गुड्डू रास्ते में चल ही रहा था, तभी ही उसकी मुलाकात सेठ मदन सिंह से हो जाती है। तब सेठ मदन सिंह बोलता है, कारे गुरुआ, उधार लेते समय तो बड़ी मीठी मीठी बातें बोल रहा था, और अब उधार चुकाने की बारी आई तो मुंह चुराते भाग रहा। तूने मेरे जितने पैसे लिए थे वह जल्द से जल्द ब्याज के साथ लौटा दे। तेरा मांगा हुआ समय अब पूरा हो गया है, नहीं तो तू मुझे जानता ही है मैं अपना कर्ज कैसे लोगों से वापस लेता हूँ। सेठ जी रहम करके कम से कम एक महीने का समय और दे दीजिए। इस बार बारिश न होने की वजह से चारों तरफ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और बिना बारिश के फसलें तैयार नहीं होती है, इसीलिए मैं कर्ज लिया हुआ पैसा समय पर नहीं चुका पाया। सेठ जी रहम करके इस गरीब को थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। चल गुरुआ, तेरी इतनी दुख भरी बातें सुनकर तुझे मैं एक हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। इससे ज्यादा समय मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। अगर तूने एक हफ्ते के अंदर मेरा सारा उधार लिया हुआ पैसा और ब्याज नहीं लौटाया तो तू अपने खैर मत समझना। मालिक, बड़ी कृपा हुई आपकी इस गरीब पर, जो आपने मुझे एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। मैं जल्द से जल्द आपका सारा कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद गुड्डू निराश होकर अपने घर आता है। घर पर आने के बाद उसकी पत्नी रेखा गुड्डू को निराश देखकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत निराश दिख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इतना निराश कभी नहीं देखा। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बताऊं, भाग्यवान सेठ मदन सिंह ने कहा है मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। अब बताओ, इस बार इस भीषण गर्मी की वजह से हमारी फसल नहीं तैयार हुई, मैं कहाँ सेठ का कर्ज चुकाऊंगा। बस इसी बात को लेकर बड़ी चिंता में हूँ। यह तो सेठ की हम पर दादागिरी है। अरे हम गरीबों पर रहम कर देता, कम से कम कुछ दिन की तो और मोहलत दे देता। बताओ, हम गरीब इंसान इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। फिर अगले सुबह गुड्डू काम की तलाश में निकल जाता है ताकि वह सेठ मदन सिंह का उधार लिया हुआ पैसा चुका सके। वह कई लोगों के पास जाता है। दुकानदार भाई, आपके पास कोई काम है क्या? कोई भी काम होगा मैं कर लूंगा, बस आप मुझे काम के पैसे तुरंत दे दीजिएगा। आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें काम पर रखकर क्या करूंगा? तो उसके पैसे भी मुझे अपनी जेब से देना पड़ जाएगा। मेरे पास तो इस वक्त तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। फिर गुड्डू निराश होकर दूसरी जगह जाता है। वहाँ पर भी यही सुनने को मिलता है, अरे गुड्डू भाई, आजकल तो कोई ग्राहक मेरे पास खुद ही नहीं आ रहा है, तो मैं तुमको काम पर रख लूंगा, तो तुमको पगार कहाँ से दूंगा? गुड्डू इसी तरह कई जगहों पर काम मांगता है, लेकिन सबने उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर काम देने से मना कर दिया। अब गुड्डू इस भीषण गर्मी में निराश होकर टहलते टहलते फिर से अपने घर पर वापस आ जाता है और उसे रात भर सोते वक्त भी नींद नहीं आती है। वह सोचता रहता था, हे भगवान, तू ही मुझे कोई सहारा दे। मैंने न जाने कितने लोगों के पास अपनी मजबूरी का भीख मांगा, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। आखिर तो यह गरीब के साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? गुड्डू को बोलते बोलते रात में कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, और जब अगली सुबह होती है
गुड्डू का एक छोटा सा 10 साल का बेटा था जिसे बहुत तेजी से बुखार हो जाता है। तब गुड्डू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। पापा मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है और मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है। पापा जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलिए, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। हे ऊपर वाले, आखिर तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? क्या मेरे पास अभी मुसीबत कम थी जो तूने मेरे इस छोटे से बच्चे का मुसीबत में डाल दिया? इसका इलाज कहाँ से कराऊंगा? और अब सेठ मदन सिंह के दिए हुए समय भी पूरे हो गए हैं और किसी समय पैसे लेने आ सकता है। तभी अचानक से सेठ मदन सिंह अपने आदमियों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और बोलता है, अरे वो गुरुआ बाहर निकल, मेरा दिया हुआ समय बीत चुका है। आज मैं अपना उधार तो तुझसे लेकर रहूंगा। सेठ मदन सिंह की बातें सुनकर गुड्डू बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, सुनो रेखा, तुम इस खिड़की के रास्ते भाग जाओ, क्योंकि सेठ मदन सिंह बहुत निर्दय है और वह कुछ भी कर सकता है। तब उसकी पत्नी रेखा अपने छोटे से बच्चे को लेकर पीछे के रास्ते भाग जाती है। उसके बाद जब गुड्डू दरवाजा खोलकर घर से बाहर आता है, तब सेठ मदन सिंह ऊंची आवाज में बोलता है, कारे गुरुआ, मेरा दिया हुआ समय तो पूरा हो गया। चल तू मेरा सारा पैसा ब्याज के साथ वापस कर। सेठ जी, आपके पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, कृपया करके मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। ऐसी बात सुनकर सेठ मदन सिंह एकदम आंख बोला हो गया और उसने गुड्डू की एक भी बात नहीं सुनी। वह अपने आदमियों से गुड्डू की पिटाई करवाने लगा। उसके आदमी गुड्डू की इतनी निर्दयता से पिटाई कर रहे थे, कुछ ही देर में गुड्डू ने अपना दम तोड़ दिया और वह इस दुनिया से चला गया। ये भिखारी गुड्डू हो, अब तो इस दुनिया से चला गया। अब इसकी सारी जमीन मेरी हो गई। तब सेठ मदन सिंह गुड्डू का जो कुछ भी जमीन था वह कब्जा कर लेता है और अपने आदमियों को बोल देता है, इस भिखारी गुड्डू की पत्नी ज्यादा दूर तक भाग कर नहीं गई होगी, जाकर उसका पीछा करो, उसे भी जिंदा मत रखना। उसकी पत्नी रेखा अपने छोटे से बेटे को लेकर इस गांव से बहुत दूर निकल चुकी थी। वह एक दूसरे गांव में पहुंच चुकी थी जहां तक उसके आदमी उसे ढूंढ नहीं सके और वह उसे मरा समझकर वापस लौट आई। तब रेखा वही एक झोपड़ी में पहुंचती है जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और अपनी सारी समस्या बताती है। तब वह बुढ़िया बोलती है, बिटिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उसका नाश हो जाएगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ ही रहना और जिस वस्तु की कमी हो मुझे बता देना, अगर हो सकेगा इस गरीब बुढ़िया से तो जरूर पूरा करेगी। तब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रेखा एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें लिखा था, सेठ मदन सिंह ने एक आदमी को अपना कर्ज न चुका पाने की वजह से जान से मार दिया। तब रेखा फूट फूट कर रोने लगती है, हे भगवान, उस सेठ ने मुझे विधवा बना दिया, मैं कैसे जीऊंगी। मैं उसको शाप देती हूँ, जिस तरह से उसने मुझसे मेरा पति छीना है, इसी तरह से एक दिन भगवान उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। तभी से रेखा ने ठान लिया वह उस सेठ से बदला लेकर रहेगी। इधर रामपुर गांव में गर्मी इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग अब बाहर निकले तो वह एकदम अपने आप को जलता हुआ महसूस कर रहे थे। पानी का दूर दूर तक कहीं ठिकाना नहीं था। कहीं पानी था तो वह सेठ मदन सिंह के पास था, लेकिन वह उसके बदले में लोगों से बहुत बड़ी रकम वसूलता था। गरीब किसानों के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वह सेठ मदन सिंह के लगाए अनुसार पैसे देकर अपने लिए पानी खरीद ले। सेठ मदन सिंह का आतंक गांव में बढ़ता ही जा रहा था। तब एक दिन सेठ मदन सिंह बोलता है, हमने जिस गुरुआ को मारा था उसकी बीवी और बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। वह कहीं न कहीं तो जिंदा होंगे। हमें जल्द से जल्द ढूंढ कर उन्हें मारना होगा, नहीं तो वह एक दिन हमसे बदला लेने जरूर आएगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड्डू की पत्नी रेखा अपने गांव में वापस आ जाती है। वह सेठ से बदला लेने के लिए आई थी। वह देखती है गांव में सभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। लोगों ने उसे देखा तो बोला, अरे रेखा, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? सेठ मदन सिंह तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी मार डालेगा। रेखा, दादाजी, अब मैं उस सेठ से डरने वाली नहीं हूँ। मैं उस सेठ का सामना करके रहूंगी।
इतना कहते ही मानो ऊपर वाला रेखा की बात सुन रहा था। तभी खूब तेजी से बारिश शुरू हो गई और बारिश को देखकर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे रेखा बिटिया, तुम तो हमारे लिए एक लक्ष्मी की तरह आई हो। तुम्हारे गांव में वापस आते ही गांव में बारिश शुरू हो गई। अब हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन बारिश के साथ खूब तेजी से बिजली कड़क रही थी। अचानक से वहीं पर सेठ मदन सिंह भी पहुंच जाता है और वह बोलता है, बारिश तो हो गई तो क्या हुआ? सभी गांव वाले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। बारिश का सारा पानी नदी में जा रहा है। नदी में से तुम लोगों को अपने खेत की सिंचाई करने के लिए तुम लोगों को मुझे कर देना पड़ेगा, नहीं तो तुम गांव वालों की खैर नहीं। सेठ मदन सिंह की ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तभी अचानक से एक तेज चमचमाती बिजली सेठ मदन के ऊपर गिरती है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर सभी गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन सबसे ज्यादा रेखा प्रसन्न हुई, जिसके पति को उसने तड़पा कर मारा था। ऊपर वाले, आज तूने मेरी सुन ली। इस राक्षस को इसके किए की सजा तूने दे दी। इस तरह से रामपुर गांव सेठ मदन सिंह के क्रूरता से आजाद हो गया और वह गांव फिर से हरा भरा हो गया।